एक युवक सबवे से उतरकर स्टेशन की ओर जा रहा है। सब लोगों की तरह उसके पास भी हेडफोन्स हैं और वो फोन पर अपने दोस्तों के साथ मैसेजेस कर रहा है और साथ मोबाइल गेम्स खेलता है और वीडियोस देखता है। वो एस्केलेटर से ऊपर जाता है और सबवे स्टेशन से बाहर निकल जाता है, हैंड रेल्स पर से जाते हुए चूहों पर ध्यान दिए बगैर। अब वो बाहर सड़क पर है, उसका सर अभी भी नीचे फोन पर ही है। वो इस रास्ते से 100 नहीं तो 1000 बार गुजरा है। उसके घर की तरफ के रास्ते का हर कदम उसके दिमाग में इतना बैठ गया है कि वो ये रास्ता आंखों पर पट्टी बांधकर भी खत्म कर सकता है। जब वो कोने से मुड़ता है तो अचानक ऊपर देखता है। उसको कुछ अलग लगता है। कुछ ही पल में सब कुछ गलत होने से पहले उसे अंदाजा हो जाता है कि क्या हुआ है। जिस चाल पर उसने कदम रखा था वो टूट जाता है। साइड वॉक में ढीले जाल के टूट जाने के कारण युवक चिल्लाता है और शहर के गड्ढे में समा जाता है। नीचे अंधेरे में गिरने से पहले वो कुछ देर हवा में होता है। वो कुछ देर के लिए होश खोता है, लेकिन उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो जमीन पर नहीं गिरा। उसके गिरने से जरूर कुछ टूटा होगा। कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा है। वो अपने फोन को आसपास ढूंढता है, ये कहीं पास ही होना चाहिए। वहां उसे मिल गया। स्क्रीन टूट गई है, लेकिन किस्मत अच्छी है कि ये अभी भी काम कर रहा है। वो फ्लैशलाइट ऑन करता है और चारों ओर देखता है। वो साइडवॉक के नीचे किसी तरह की मेंटेनेंस वाली जगह प्रतीत होती है। स्थान तो चारों ओर खाली नजर आता है, तो वो किस पर गिरा है? वो खड़ा होता है और अपने नीचे देखता है। चूहों का एक बड़ा ढेर। युवक चीखता है और साथ ही चूहे बोलने और भागने लग जाते हैं। वो डरा हुआ है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। तभी उसे कुछ और दिखाई देता है। कमरे के कोने में गंदे कपड़ों का ढेर है, या कम से कम उसे उम्मीद है कि ये गंदे कपड़ों का ढेर ही है। वो जो भी है वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है। अपनी खुद इस घटना के बाद वो अभी भी इसकी जांच के लिए आगे बढ़ता है। अगर उसे कोई लाश मिली तो पुलिस को पता होना चाहिए और फिर उसका नाम समाचार पत्र में भी आ सकता है। वो अब हेडलाइंस देख सकता है। शहर के गड्ढे में एक स्थानीय नायक व्यक्ति ने लापता वारिस को ढूंढा है, जिस कारण उसे लाखों रुपए मिले हैं। जैसे ही वो करीब आता है वो देखता है कि ढेर के चारों ओर मक्खियों का एक बादल मंडरा रहा है। वो अपनी गर्दन पर हाथ मारता है, किसी प्रकार की काटने वाली मक्खी को मारते हुए। वो ढेर के ठीक बगल में खड़ा है, लेकिन वो अभी भी नहीं बता सकता कि वो कोई व्यक्ति है या नहीं। हेलो, आप ठीक हो ना? युवक पूछता है। कोई जवाब नहीं। वो अपने पैर से ढेर को लात मारता है और वापस पीछे होता है। क्या उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ? वो अपना पैर फिर से निकालता है और उसे लात मारता है। इस बार वो ढेर जरूर हिलता है। एक व्यक्ति मुड़ता है। उसका चेहरा कीड़ों के काटने के निशान से भरा हुआ है। वो कराह रहा है और अपनी अंधी आंखों से देखने में असमर्थ है। ऐसा लगता है जैसे चूहों ने उसकी आंखें खाली हों। वो अपना मुंह खोलता है और एक आखिरी सांस लेते हुए युवक के ठीक सामने मर जाता है। युवक केवल ये देख सकता है, डर से जमा हुआ, और फिर वो देखता है कि एक चूहा उसके मुंह से बाहर निकलता है और युवक को घूरता है। युवक चिल्लाता है और भागना शुरू करता है। वो नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है। वो अंधेरी सुरंगों से गुजर रहा है, लेकिन वो सीढ़ियों को ढूंढ लेता है और जल्दी से ऊपर चढ़कर बाहर निकल के खुली हवा में आता है। बाहर आकर दरवाजा बंद कर देता है। उसे यकीन है कि जिस व्यक्ति को उसने सुरंग में देखा था वो मर गया है, लेकिन वो कोई चांस नहीं ले रहा है। वो अपने घर की तरफ भागता है। एक बार में 2 स्टेप्स लेते हुए वो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ता है। अपने घर के अंदर आकर दरवाजा बंद करके ताला लगा लेता है। वो दरवाजे के साथ लगकर सांस लेने की कोशिश करता है, फिर फर्श पर बैठ जाता है। मैं सुरक्षित हूँ। वो फिर से अपनी गर्दन पर हाथ मारता है। एक और मक्खी, ये उसके कोट में होगी। वो अपनी जैकेट और शर्ट उतारता है और उसे हिलाता है, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि और ज्यादा मक्खियां नीचे गिर रही हैं, लेकिन वॉर्म और कॉकरोचेस जैसे कीड़े भी। वो कांपता है, घबराता है जैसे जैसे और ज्यादा कीड़े उसके कपड़ों से बाहर आते हैं। वो दीवार पर लगे शीशे में देख सकता है कि उसका शरीर निशानों से भरा हुआ है, लेकिन ये उसकी परेशानी नहीं है। वो शीशे के करीब जाता है और चकराने लगता है। ये नहीं हो सकता, वो जरूर हेलुसिनेट कर रहा है। वो शीशे में देखता है और अपनी नाक से एक कॉकरोच को बाहर खींचता है। मक्खियां उसके मुंह से बाहर आती हैं जैसे ही वो चीखता है। चूहे दरवाजे के नीचे से शोर मचाते हुए अंदर आते हैं और उसके शरीर पर तब तक चढ़ते हैं जब तक वो पूरा ढक नहीं जाता। एक बहुत विशाल मैस ऑफ वर्मेन।
SCP फाउंडेशन द्वारा स्टडी की गई कई अनोमलीज क्रूल, हॉरिफिक और बिल्कुल मिस्टीरियस होती हैं और ये वो अनोखा केस है जिसमें ये तीनों हैं क्योंकि ये SCP-027 है जिसे द वर्मिन गॉड कहा जाता है। SCP-027 एक अजीब और भयानक फिनोमिना है जो एक समय में केवल एक ही मानव विषय को प्रभावित करता प्रतीत होता है। जब कोई इस अनोमली का होस्ट बन जाता है तो वो पाएगा कि ये लगातार विभिन्न प्रकार के कीड़ों, पैरासाइट्स और दूसरे कीड़ों के झुंडों से घिरे रहता है। ह्यूमन होस्ट के पास इन जीवों को नियंत्रित करने या आदेश देने की कोई क्षमता नहीं है और वास्तव में ये होस्ट के प्रति एग्रेशन दिखाते हैं, उसे काट कर या खरोश कर और उसके साथ ही किसी और व्यक्ति को भी जो पास आता है। यह भी नहीं पता चला है कि इस इफेक्ट का कारण क्या है, लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति SCP-027 का होस्ट बन जाता है तो फिर ये परमानेंट ही है। वर्मिन का पालन करने वाले कीड़ों के झुंड तुरंत प्रकट नहीं होते हैं, इसकी बजाय वो एक वेव पैटर्न में प्रकट होते हैं। सबसे पहले नेट और फ्लाई सहित उड़ने वाले कीड़ों के झुंड उस व्यक्ति के चारों ओर एक क्लाउड सा बना लेंगे। इसके बाद नॉन फ्लाइंग क्रिएचर्स जैसे लाइस, कॉकरोचेस, वॉर्म्स, स्पाइडर्स और रैट्स होस्ट पर चढ़ना शुरू करेंगे। जितना अधिक समय बीतेगा उतने ही अधिक ये भी दिखेंगे। यदि होस्ट उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करता है तो कुछ कीड़े उसका पीछा करेंगे, लेकिन बहुत से गिर जाएंगे। जैसे ही होस्ट फिर से रुकेगा, ये प्रोसेस दोबारा होगा और वो फिर जल्द ही कीड़ों से घिर जाएगा। जबकि होस्ट के पास SCP-027 अनोमली से खुद को मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस फिनोमिना को एक नए होस्ट में ट्रांसफर होने के लिए जाना जाता है, लेकिन केवल पहले होस्ट की मौत के बाद। ऐसा प्रतीत होता है कि 027 होस्ट से होस्ट तक ट्रांसफर होना जारी रखता है और ये अतीत में भी कई बार ऐसा कर चुका है। SCP-027 कितने समय से एग्जिस्ट करता है, इस पर प्रारंभिक रिसर्च जारी है, लेकिन शुरुआती संकेत इसके सैकड़ों वर्षों से मौजूद होने की ओर इशारा करते हैं। SCP-027 को पहली बार फाउंडेशन द्वारा तब आइडेंटिफाई किया गया था जब 1990 के दशक में एक युवक एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में पाया गया जो पूरी तरह से कीड़ों और चूहों से भरा हुआ था। वो व्यक्ति काफी गंदा था और कीड़ों के काटने के निशान उसके शरीर पर साफ दिख रहे थे। उसने बिगड़ती हुई मेंटल स्टेट के लक्षण भी दिखाए जो कि शायद नींद पूरी ना होने के कारण और बहुत से कीड़ों के काटने के कारण हो सकता था, क्योंकि वो जिस स्थिति में था वो बहुत भयानक थी। सब्जेक्ट की अनोमलस प्रॉपर्टीज को फील्ड एजेंट्स ने जल्द ही पहचान लिया और उसे एक SCP फाउंडेशन साइट पर लाया गया, जहां बदकिस्मती से जांच के दौरान उसकी मौत हो गई। ऑटोप्सी से पता चला कि उस व्यक्ति के शरीर के 70% से अधिक हिस्से में पेट के अंदर चूहों की कॉलोनी थी जो यहाँ कई समय से थे और अपनी बहुत सी जनरेशंस को यहीं जन्म दे चुके थे। उस व्यक्ति के मौत के लगभग 6 दिन बाद उसी स्थान पर जहां उस व्यक्ति को रखा गया था, एक फाउंडेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेडिकल स्टाफ को रिपोर्ट की कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने बताया कि ये तब शुरू हुआ जब एक हाउस फ्लाई उसकी नाक के अंदर चली गई थी। बाद की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो सच कह रहा था और उस मक्खी ने साइनस कैविटी में बहुत से अंडे दे दिए थे। सिक्योरिटी ऑफिसर को निगरानी में रखा गया था और अधिक प्रकार के वर्मिन की खोज के बाद इसे SCP-027-02 के रूप में क्लासिफाई किया गया। मरने वाले व्यक्ति को तब SCP-027-01 में रिक्लासिफाई किया गया और SCP-027 को एक व्यक्ति के बजाय एक अनोमलस इफेक्ट के रूप में रीडिफाइन कर दिया गया। यह भी नहीं पता चला है कि SCP-027 जानवरों को कैसे आकर्षित करता है या ये अपने स्थान पर उन्हें बुलाने के लिए कैसे चुनता है। ना तो SCP-027-01 और 02 ने किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन की या फीलिंग्स बताई और अनोमली की मिस्टीरियस क्वालिटीज पर भी जानकारी प्रदान करने में समर्थ रहे। एक इंटरव्यू में जो सिक्योरिटी ऑफिसर को एक होस्ट में पहचाने जाने और कंटेनमेंट में रखे जाने के कुछ समय बाद हुआ, उसने केवल गंदा और खुजली महसूस होने का वर्णन किया, जैसे उसे एक शावर की आवश्यकता थी। जो कुछ हो रहा था वो बहुत भयानक था और जितनी जल्दी हो सके वो इस अनोमलस इफेक्ट से मुक्त होकर अपने परिवार में वापस शामिल होना चाहता था। अनोमली की रिसर्च जारी है, लेकिन करंट होस्ट का एनालिसिस सबसे अच्छा रहा है। SCP-027 क्या है, इसका अनोमलस इफेक्ट कैसे काम करता है और ये एक नए होस्ट को कैसे ढूंढता है, इन सब सवालों के जवाब न होने के कारण SCP फाउंडेशन ने इसे यूक्लिड क्लासिफाई किया है। अनोमली के करंट होस्ट को 5x5 मीटर सेल में रखा गया है जो किसी भी कीड़े को पकड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वैक्यूम सिस्टम से जोड़ा गया है।
सेल से निकले हुए किसी भी जीव को तुरंत भस्म कर दिया जाता है, एक छोटे से पोर्शन को छोड़कर, जिसे एनालिसिस के लिए रिसर्च टीम के पास भेज दिया जाता है। हालांकि अभी तक सभी जानवर अपनी नेचर में नॉन अनोमलस प्रकट हुए हैं। SCP-02702 की कम से कम 2 फाउंडेशन कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जाती है और उस घटना में कि जब सब्जेक्ट अजीब बिहेवियर दिखाता है या कोई जानवरों की अनएक्सपेक्टेड स्पीशीज सेल में पाई जाती हैं, तो इसकी सूचना तुरंत लेवल 4 कर्मचारी को दी जाती है। 027 की ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को सभी संभावित एनिमल बॉर्न डिजीजेस के खिलाफ वैक्सीनेट किया जाता है और जरूरत पड़ने पर सब्जेक्ट को ट्रैंक्विलाइजर्स द्वारा वश में करने की अनुमति है। यदि सब्जेक्ट को एक गंभीर मेडिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है, तो सभी हाई वैल्यू पर्सनल्स को करंट होस्ट से दूर ले जाया जाएगा ताकि अनोमली का होस्ट बनने की उनकी संभावना कम हो, और लेवल 4 क्लियरेंस या इससे हायर किसी भी कर्मचारी को सब्जेक्ट से 200 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा और संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी जब तक इसकी स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज को बेहतर ढंग से समझा नहीं जाता है। अब जाएं और डॉक्टर बॉब की फाइल से एक और एंट्री देखें और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप कोई भी अनोमली को मिस ना कर सकें और हम SCP फाउंडेशन के क्लासिफाइड आर्काइव्स में आगे से आगे बढ़ते जाएं।